तो बेटा आज कोलिजन का जो लेक्चर है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लास्ट क्लास में तो कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन था उस पे बेस्ड। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में भी जो क्वेश्चन चलेंगे उसमें एक ही फंडा काम करेगा, एक ही कॉन्सेप्ट काम करने वाला है कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होगी वेलोसिटी में चेंज उसी के अलोंग आएगा, उसके अलावा जो बाकी जो उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है बेटा उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट अस से कुछ आज 2D को भी इंक्लूड कर रहा हूं। मान लो बेटा थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। अब जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये कोलाइड करेगा उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू आपकी क्या है, उसकी वैल्यू ई वैल्यू है। ठीक है, अब लेट अस से कि होगा क्या बेटा, किस तरह का मोशन होगा ये समझो कि पहली बार ये आया, ये यहाँ आके हिट करेगा, तो ये पहला पार्ट हो गया। ये इसकी ये मान लो कि दिस इज योर रेंज 1, ये पहली रेंज आएगी आपकी। अब जब ये इसको हिट करेगी बेटा तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये यहाँ पे आके इसको उसी वेलोसिटी से उसी तरीके से हिट करेगी जिस तरीके से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था। अब ये यहाँ पे फिर से क्या करेगी बेटा, रिबाउंड करेगी और फिर ये इस बार क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो फिर से इस बार पहले से कम हाइट पे जाएगी, पहले से कम रेंज वो कवर करेगी और इस तरीके से वो चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें nth रेंज और nth जो आपका जो जंप जो होने वाला है इसमें उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमें आपको बताना है। तो देखो बेटा पहले रेंज के लिए बात करें। जो ये पहले वाला जो रेंज है R1 तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये फॉर्मूला लगने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करें कि ये जो पहले वाला जो रेंज R1 आया है इसको मैं R से ही रिप्रेजेंट कर लेता हूं बेटा, इसको R से रिप्रेजेंट कर लिया। R माने कि जो पहली बार में जो रेंज आया है उसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। अब जरा ध्यान से देखो कि जब ये यहां पे रिबाउंड करेगा बेटा तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है आपका। तो यानी कि जब यहां पे जब ये बॉल हिट करेगी तो जरा देखो कि इस तरीके से हिट करेगी बेटा, ये u वेलोसिटी होगी और ये एंगल थीटा होगा। ये हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम थीटा एंगल पे u स्पीड के साथ फेंकें तो जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वही सेम एंगल थीटा वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा बेटा, यहाँ गलती बना दिया, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल होगा और उसी स्पीड के साथ वो हिट करेगा। तो बेटा यानी यहाँ पे जब ये हिट कर रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो इधर u साइन थीटा है और इस तरफ u कॉस थीटा है। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेटा कि अगर मान लो ये कोई ग्राउंड है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई बॉल अगर बेटा यहाँ पे आकर के इसको हिट करती है, मान लो u स्पीड से अगर हिट करती है तो जब वो रिबाउंड करेगी तो उसकी स्पीड क्या बन जाएगी, e इंटू यू बन जाएगी। उसका जो y कंपोनेंट है उसमें चेंज आ जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेटा जब आप रेंज 2 के लिए बात करेंगे, सेकेंड रेंज के लिए बात करेंगे, सेकेंड रेंज के लिए बात करेंगे तो सेकंड रेंज के लिए देखो जब ये बॉल रिबाउंड करेगी तो देखो बेटा इसका जो x कंपोनेंट रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो u cos थीटा ही रहेगा। लेकिन इसका जो y कंपोनेंट होगा दैट बिकम्स e टाइम्स u साइन थीटा, ये वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, है ना बेटा। यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये अभी हमने बात की कि क्या होगा, वो e से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। तो अब देखो बेटा रेंज, सेकंड रेंज आप कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला ऐसे लिखता हूं इस बार, 2ux uy बाई जी, ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने। तो देखो इसको कैसे लिख दूं, 2ux कितना है बेटा आपका u cos थीटा इंटू uy कितना है आपका eu साइन थीटा बाय जी।
तो बेटा ये R2 आपका देखो किस तरीके से बन गया, E को अगर मैं बाहर ले आऊँ तो बाकी क्या बन जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, E इंटू आर। अब जो अगला जो कॉलिजन होगा यहां पर बेटा, तो देखो इस बार जो x कंपोनेंट है उसमें तो अभी भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब ये इसको हिट कर रहा था तो इसकी स्पीड क्या थी बेटा, e इंटू यू साइन थीटा, और जब ये रिबाउंड करेगा तो ये वाला वेक्टर फिर से e से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस बार जो R3 आएगी रेंज आपकी, वो R3 कैसे आएगी बेटा, ट्वाइस ऑफ ux तो आपका कितना है, वो u cos थीटा ही है, इंटू e u साइन थीटा बाई जी। हर बार जिस वेलोसिटी जो y कंपोनेंट उस वेलोसिटी से जिससे वो हिट कर रहा है, रिबाउंड करते टाइम वो e से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R3 विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाई जी। तो इस तरीके से देखो, पहली बार वाले को तो R1 बोला मैंने, उसको R लिख दिया, फिर सेकंड वाली रेंज ये आई। तो जब सेकंड वाली जो रेंज आई तो यहाँ पे उसकी पावर क्या रही, सेकंड अगर रेंज है तो पावर एक कम है उस पर। अगर थर्ड रेंज है बेटा तो इस बार क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो, अच्छा R पे नहीं सॉरी बेटा, E की पावर कितनी है 1, अगले पे पावर कितनी है 2, यानी कि इस तरीके से अगर मैं nth रेंज की बात करूँगा तो E की पावर हो जाएगी बेटा n-1 R बाई जी। R बाई जी नहीं बेटा, ये देखो सिर्फ R ही रहेगा ना, G नहीं रहेगा। ये आपका nth रेंज का फॉर्मूला आ गया बेटा, यानी जो nth जो जंप होगा ना बेटा, जैसे पहला जो जंप होगा उसमें रेंज कितना आएगा, उसमें ये आ गया, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो आप कोई भी nth कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, e की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो पहली बार में जो रेंज आई आपकी उसको। अब बात करते हैं बेटा इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो भाई अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, 2u बाई जी, या फिर आप इसको कैसे लिखते हैं 2u साइन थीटा बाई जी, ऐसे आप लिखते हैं। यानी y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और y कंपोनेंट ही हर बार चेंज हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि पहली बार का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको मैंने t मान लिया, तो अगली बार जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका लगेगा वो कितना लगेगा बेटा 2। जब देखो अभी रिबाउंड कर रहा है तो किस स्पीड से कर रहा है, e इंटू यू साइन थीटा बाई जी, यानी कि बेटा ये क्या बन गया e इंटू टी, ओरिजिनल टाइम आपका। इसी तरीके से अगली बार का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू ई स्क्वायर यू साइन थीटा बाई जी, ये आ गया ई स्क्वायर टी। तो इस तरीके से बेटा आप nth टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी ई की पावर n-1 इंटू टी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपको याद भी रहने चाहिए। ये रेंज के लिए हो गया बेटा, और ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n आपका nth कोलिजन डिनोट कर रहा है। करो बेटा नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, मान लो बेटा ये कोई बॉल है, इसको आपने h हाइट से क्या कर दिया, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, और बेटा इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इन दोनों के बीच का वो e है। आपको ये बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा।
देखो होगा क्या बेटा कि आपने h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल मान लें आपने h हाइट से ड्रॉप किया, तो बॉल जब टप्पा खाएगी, जब उसको हिट करेगी, तो इस बार क्या होगा, पहले से कम हाइट पर राइज करेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर टप खाएगी, टप 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 टप, इस तरह से वो अनंत क्या करते रहेगी बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स वो करेगी। उस पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लगेगा ये बताना है जरा हमें। तो देखो बेटा कैसे बताते हैं इसको। वही सेम फंडा यहाँ पे भी रहेगा बेटा कि जो वेलोसिटी है उसमें सिर्फ जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है उसके अलोंग चेंज आएगा और कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। देखो बेटा अगर आप किसी पार्टिकल को h हाइट से रिलीज करते हैं, बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, तो आपने h हाइट से इसको रिलीज किया, तो बेटा इसको ग्राउंड तक पहुँचने का जो समय लगता है वो √2h/g लगता है। किसी भी बॉल को, किसी भी पार्टिकल को h हाइट से रिलीज करते हैं बेटा, तो उसको कितना टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, √2h/g समय लगता है। चलो ये तो ये बात होगी। प्लस अब बेटा ये इसको किस स्पीड से हिट करेगा, √2gh, ये बात भी आप जानते हो, और यही उसकी क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी यही है बेटा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर ये है तो ये वापसी से जब रिबाउंड करेगा तो E टाइम्स √2gh से रिबाउंड करेगा, है ना। वो E से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, E इंटू √2gh से रिबाउंड करेगा। अब एक तरह से आप ये देखो बेटा कि जब बॉल यहाँ से रिबाउंड करी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे गया और फिर वापस नीचे आएगा, जितना समय उसको यहाँ से ऊपर जाने में लगा उतना ही समय उसको ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। तो ये जो बॉल है, ये जो पार्टिकल है ऊपर की तरफ गया है E टाइम्स √2gh के साथ, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0। तो बेटा एक बात देखें, v = u + 80 का इस्तेमाल करें तो v0 u है आपका E टाइम्स √2gh - gt। तो बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, E √2gh/g। तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, t = E टाइम्स √2h/g, है ना। इसको रूट में ले जाके स्क्वायर कर दिया। इतना समय तो ऊपर जाने में लगा और इतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो बेटा क्या कितना समय हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E √2h/g, ये समय इसको यहाँ लगा। अब देखो बेटा अब अगली बार जब वो यहाँ से रिबाउंड करेगा तो देखो इस वेलोसिटी से वो बेसिकली इस वेलोसिटी से तो उसने हिट किया, और इसी वेलोसिटी से जब वो रिबाउंड करेगा तो ये फैक्टर E से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो E स्क्वायर हो जाएगा, ये E स्क्वायर बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। और इस तरीके से अगली बार क्यूब बन जाएगा √2h/g, और बेटा ये आपका अनंत तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये h कैपिटल H हाइट थी तो कैपिटल H लिख लो हर जगह, कैपिटल H हाइट थी। तो अब आप क्या करो, इसको ये अब इसको एडिशन करना है अपने को, क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो जरा कैसे ऐड करते हैं इसको, जरा देखते हैं, करो बेटा एक बार। तो अब t = मैं एक काम करता हूं कि √2h/g, ये तो ये रह गया, प्लस मैं थ्रू आउट √2h/g बेटा कॉमन ले लिया अगर हम, या फिर इसको अलग रहने दो, इसको यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ट्वाइस ऑफ √2h/g कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, E + E² + E³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा। तो ये जो है यहाँ से और यहाँ तक, ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। ये क्या चीज़ है बेटा आपकी, दिस इज योर इनफाइनाइट जीपी। और हम ये जानते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है A/1 - R। ए क्या चीज़ है, ए उसकी फर्स्ट टर्म है और आर उसका कॉमन रेशियो है। तो देखो बेटा क्या करें, t = √2h/g + ट्वाइस ऑफ √2h/g
और इसको देखो बेटा ए की वैल्यू क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म इज ई, और बेटा यहाँ पे कॉमन रेशियो भी आपका ई ही है। तो इसको और आगे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट 2h बाई जी, मैं कॉमन थ्रू आउट ले लेता हूँ, 1 प्लस 2e ओवर 1 माइनस ई। तो बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया इस केस में, अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई। नोट करो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखो भाई, आपने बेटा यहाँ से लेट अस से 53 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड पे और यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया। सवाल में पूछा है वेयर विल द बॉल लैंड on the ground after collision with wall। ये क्वेश्चन आपको बताना है। होगा क्या बेटा, जरा ध्यान से समझिए, बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। कि देखो बेटा बॉल यहाँ जाएगी, इसको हिट करेगी और वापसी से रिबाउंड करेगी। अच्छा एक बात अगर हम सोचें कि अगर ये दीवार नहीं होती है ना, प्रोजेक्टाइल में बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। यानी कि अगर एक बार आपने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, माने वो वापसी से ग्राउंड कब पहुंचेगा, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये uy पे डिपेंड करता है। चलो अब देखो भाई, जब आपने इस पार्टिकल को फेंका तो देखो बेटा पहली बात तो इनिशियल इसका कंपोनेंट x कंपोनेंट तो कितना होगा, आप यहाँ पे देखें इनिशियल x कंपोनेंट इसका यहाँ पे क्या होने वाला है, वो हो जाएगा आपका 50 cos 53 डिग्री, तो वो हो गया बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। और जिस जो y कंपोनेंट आएगा वो y कंपोनेंट कितना आएगा, 50 इंटू 4/5 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो कितना आएगा, 2u/g 8 सेकेंड। अगर ये दीवार नहीं होती तो क्या होता बेटा, ये 8 सेकेंड में आपको ग्राउंड पर मिलती। चलो अच्छी बात है। अब एक बात देखो कि जब बॉल यहां पर जब टकराएगी तो ये जो लाइन है ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा। और इस पॉइंट पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी होंगी, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। इस पॉइंट पर बेटा पार्टिकल की x, सॉरी इधर नहीं होगा, हाँ चलो इधर ही होगा, ठीक बात है, एक x कंपोनेंट होगा और एक बेटा उसका y कंपोनेंट होगा। अब जरा आप सब लोग सोचें कि लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ किसके अलोंग आएगा, x कंपोनेंट में चेंज आएगा, y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया। पहली बात तो ये कि एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन there is no change in the y component of velocity। पहली बात तो ये। और भैया अगर y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया है ना,
तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन्स सेम। कह रहा जो मर्जी आप करवा लो, ग्राउंड पर तो वो 8 सेकंड के बाद ही पहुंचेगा। तो जरा पहले ये देखो बेटा कि वो यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचा, वॉल तक कितनी देर में पहुंचा। तो देखो वॉल पे बेटा उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर रहा है, 60 मीटर ट्रेवल कर रहा है और 30 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रेवल कर रहा है। तो उसको वॉल तक पहुंचने में जो समय लगा बेटा वो कितना समय लग गया, 60 डिवाइडेड बाई 30, 2 सेकंड। वो जो बॉल है टोटल 8 सेकंड में ग्राउंड पे आएगी, उसमें से 2 सेकंड वो अपना क्या कर चुका है बेटा, 2 सेकंड ऑलरेडी खर्च कर चुका है, यानी बचे हुए हैं कितने उसके पास, 6 सेकंड बचे हुए हैं। अब देखो बेटा जब ये वापसी से इधर रिबाउंड करेगी तो वाई कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आया, एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ई मल्टीप्लाई बाई यू एक्स, यही तो होगा। ई को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ बेटा, जिस एक्स कंपोनेंट के साथ उसने हिट किया। तो यानी कि अब जब वो रिबाउंड करेगा बेटा उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या बन जाएगी, ई मल्टीप्लाई बाई यू एक्स। ई इज 1/2 और बेटा इनिशियली इसका एक्स कंपोनेंट कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो बॉल है ये वापसी से 15 मीटर पर सेकेंड एक्स कंपोनेंट के साथ इस तरफ आएगी। और मैं ये जानता हूँ एक्स कंपोनेंट में एक्स के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या नहीं होने वाला, जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती। यानी कि ये पार्टिकल 15 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और कितना समय बचा हुआ है, 6 सेकेंड का समय बचा हुआ है। तो बेटा वो कहाँ आकर हिट करेगा, 15 मीटर पर सेकेंड से 6 सेकेंड के लिए मूव करेगा, तो 90 मीटर पर आकर के हिट करेगा वो, यानी कि यहाँ से इससे आगे यहाँ आएगा बेटा वो, ये 90 मीटर पे हिट करेगा। ये बढ़िया सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ आपको। देखो कि जब ये बॉल इसको यहाँ पर आकर के हिट करेगा तो उस टाइम पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि इस टाइम पर जो बॉल जो है उसके वाई जो कंपोनेंट है वेलोसिटी में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो था वही रहेगा। एक्स में चेंज आएगा, एक्स कितना बन जाएगा, ई इंटू यू एक्स बन जाएगा। एक बात तो ये समझ में आई। तो अगर आपका यूवाई में कोई चेंज नहीं आया तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला कि वो 8 सेकंड है, यानी कि वो टोटल वापसी से ग्राउंड 8 सेकंड में पहुंचेगा। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 60 मीटर वो ट्रैवल किया है और किस वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकंड के साथ, तो यानी कि वो वॉल को 2 सेकंड में हिट करेगा। टोटल 8 सेकंड का समय था, 2 सेकंड हो चुके हैं उसके, तो अब बच गए कितने, 6 सेकंड। अब जब वो वापसी से इधर हिट करेगा तो बेटा वो किससे हिट करेगा, ई इंटू वी से। तो ई 1/2 और वेलोसिटी पहले 30 मीटर पर सेकंड थी, 15 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस में वो ट्रैवल करेगा और 6 सेकंड के लिए करेगा। तो उसका आपका रेंज कितना आ गया, 90 मीटर वो रेंज आ गया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, फिर से वही बात है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा एक बढ़िया सा इसी तरह का। (45 डिग्री पर 100√2 मीटर पर सेकंड के साथ लेटर से हमने किसी पार्टिकल को बेटा क्या कर दिया, फेंक दिया। वो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर था और इसकी ई की वैल्यू 1/4 है। आपको ये बताना है कि जो बॉल है वो कहाँ पर लैंड करेगी। तो भैया समझ में आ गया कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होता। तो पहले तो एक बात देखो, इनिशियल जो कंपोनेंट है ये वाला वो कितना बन जाएगा बेटा, एक्स कंपोनेंट 100 मीटर पर सेकेंड और ये जो वाई कंपोनेंट है ये भी 100 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 2 ×
यू वाई बाय जी 20 सेकेंड आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा। अब आप ये देखें कि वॉल तक पहुंचने में कितना समय लगा रहा है बेटा। तो वॉल तक पहुंचने के लिए इसको 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और 100 मीटर पर सेकंड के साथ ही। तो यानी कि 1 सेकंड लगा बेटा उसको वॉल तक पहुंचने के लिए। अब समय लेफ्ट कितना रह गया उसके पास बेटा। अब उसके पास जो टाइम बच गया है वो टोटल 20 सेकंड होना चाहिए था, 1 सेकंड घट चुका है, तो 19 सेकंड का समय बच चुका। बस अब आपको ये देखना है कि देखो बेटा ये इसको हिट करेगा जब तो 100 मीटर पर सेकंड के साथ हिट करेगी ये बॉल। जब वापसी से रिबाउंड करेगी तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसको। तो यानी कि ये 25 मीटर पर सेकंड के साथ रिबाउंड करेगी। तो अब 25 मीटर पर सेकंड के साथ उसको कितनी देर के लिए चलना है एक्स एक्सिस में, 19 सेकंड के लिए। तो बेटा वो कहाँ जा कर के हिट करेगी उसको, 25 मल्टीप्लाई बाय 19 मीटर पर। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर जा कर के बेटा वो क्या करेगी, वो हिट करेगी। नोट करो बेटा फटाफट से क्वेश्चन। सेम बेटा जो लास्ट जो क्वेश्चन किया था सेम वही कॉन्सेप्ट है। इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, फिर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वेलोसिटी के निकालो, फिर आप देखो कि इस बॉल को यहाँ तक पहुँचने का समय कितना लगा है, वो समय माइनस कर दो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, यानी कि उतने समय के लिए बॉल कोलिजन के बाद इस वॉल से हिट करने के बाद ट्रैवल करेगी। बॉल जब इसको हिट करेगी तो वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी को आपको ई से मल्टीप्लाई कर देना है और जो वो वेलोसिटी आई उस वेलोसिटी से वो ये जो टाइम लेफ्ट जो रह गया इतने समय के लिए वो ट्रैवल करेगी। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आपका क्या आ जाएगा, वो जहां पर ग्राउंड पे हिट करेगी वो चीज़ आपकी आ जाएगी। नोट कर लो बेटा जल्दी से, फटाफट से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। आपने एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया बेटा अल्फा एंगल पर और इसको आपने वेलोसिटी दे दी कितनी, √g(h) आपने वेलोसिटी दे दी इसको। अब आप क्या चाहते हो कि पार्टिकल जब आप प्रोजेक्ट करो तो पहले तो ये पार्टिकल यहाँ जाए, यहाँ हिट करे और फिर वापसी से वो वहीं पे आ जाए जहाँ से आपने इसको फेंका था। ऐसा पॉसिबल हो उसके लिए ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। ये डी यहाँ पे आपको दे रखा है, ये डी दूरी पर है, आपको ई की वैल्यू बताना है सो दैट द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल हो जाए बेटा, यानी कि बॉल यहाँ जाए, हिट करे और वापसी से वहीं पे आ जाए जहाँ से उसको फेंका गया था। सीधी सी बात है, ये काम आपको करना है। तो अब आप देखो बेटा कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। भाई मैं ये तो जानता हूँ कि जो वाई कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और उसमें चेंज नहीं आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो ठीक बात है। तो बेटा यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका वो कैसे लिखोगे आप, 2u(y)/g। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। तो देखो तो uy क्या रहेगा आपका, √g(h) sin ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, ट्वाइस ऑफ √h/g sin अल्फा। ये पहली इक्वेशन। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा प्लस वहां से वापस आने में जो समय लगा वही तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मैं कहता हूं कि भाई इसको यहां से यहां तक जाने का समय t1 मान लो और वहां से वापस आने का समय t2 मान लो। तो भाई अब एक बात देखो, t1 कैसे निकालें, एक्स एक्सिस में बेटा ये जो ट्रैवल किया है इसने वो d डिस्टेंस ट्रैवल किया है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रही है, वो बेटा क्या रही है, √g(h) cos अल्फा। इतना टाइम उसको लगेगा।
जब बेटा ये इसको हिट करेगा तो इसका जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो अंडर रूट जी एच कॉस एल्फा था, उसमें चेंज आ जाएगा, वो वापसी से रिबाउंड करेगा e टाइम्स अंडर रूट जी एच कॉस एल्फा। और इससे वो यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x के अलोंग, वो d ही ट्रेवल कर रहा है। तो यानी कि t2 की वैल्यू जो आएगी वो d अपॉन e अंडर रूट जी एच कॉस एल्फा आएगा बेटा। और ये जो t1 प्लस t2 है यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा। तो t1 की जगह हम क्या लिख दें, d अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एच कॉस एल्फा प्लस d अपॉन ये क्या लिख दूँ बेटा, e अंडर रूट जी एच कॉस एल्फा इज इक्वल टू, ये बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2h बाई जी साइन ऑफ एल्फा। तो d बाय रूट जी एच कॉस एल्फा बेटा कॉमन लिया तो ये 1 प्लस 1 बाई ई बन गया, और इधर ये बन गया ट्वाइस, ये इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 2 साइन एल्फा। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है इसको उस तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमें तो 1 प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच बाई डी अंडर रूट 2h बाई जी 2 साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, ये बन गया भाई। तो देखो बेटा 1 प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू, ये 1 बाई डी तो एज इट इज ही रहने देता हूँ। देखो क्या बनेगा, अभी इसको अंदर स्क्वायर में लेके जा रहा हूँ, तो 2h बाई जी तो था ही था, इंटू ये जी एच रह गया, ये 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा आपका क्या बन गया बेटा, साइन 2 एल्फा बन गया, और ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, और ये एच स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू, ये बेटा क्या बन गया, रूट ऑफ 2h बाई डी साइन ऑफ 2 एल्फा। सो 1 बाई ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई डी साइन 2 एल्फा माइनस 1, या आप इसको ऐसे भी लिख लो। तो बेटा यहाँ से आपकी e की वैल्यू आ गई d अपॉन अंडर रूट ऑफ 2h साइन 2 एल्फा माइनस डी, ये आपका e का वैल्यू आ गया, e का एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर था बट कंसेप्ट वही था, कंसेप्ट फिर से वही इंपॉर्टेंट था बेटा कि यहाँ से ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का समय t1 मान लिया और यहाँ से वापसी का समय t2 मान लिया, इन दोनों को जोड़ करके जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया। नोट करो इसको जल्दी से। इसमें बेटा एक हमने यहाँ पे हल्का सा गलती कर दिया कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच बाई जी है। तो ये सब, ये वाला जो है ये ख़त्म हो जाएगा सारा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये रूट 2 भी ख़त्म, ये रूट 2 ख़त्म, ये रूट 2 ख़त्म। तो ये आएगा e इज इक्वल टू डी ओवर एच साइन एल्फा माइनस डी, ये आ जाएगी वैल्यू बेटा इसकी, ये आ जाएगा बेसिकली इसका ना। देखो भी आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा बढ़िया सा। हमने बेटा यहाँ से कोई पार्टिकल फेंका, किसी पार्टिकल को यहाँ से थ्रो कर दिया हमने। हम क्या चाहते हैं कि देखो पार्टिकल ने यहाँ हिट किया लेटेस्ट से, फिर वो यहाँ से जाकर के यहाँ हिट करता है और वापसी से वो वहीं पहुँच जाए जहाँ से आपने उसको फेंका था। ये जो पॉइंट है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, यानी कि इस इंस्टेंट पर जो पार्टिकल है वो अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। पार्टिकल इस टाइम पे कहाँ है बेटा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर है, और आपसे ई की वैल्यू पूछी हुई है।
अब ये पार्टिकल अगर बेटा अपनी मैक्सिमम हाइट पर है तो एक बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो पूरी की पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ आएगी वो r/2 आएगी, यानी रेंज का आधा आएगी। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि इनिशियली जब आपने पार्टिकल को फेंका बेटा उसके दो कंपोनेंट हैं, एक आपका बेटा ux मान लो या इसको u मान लो, और बेटा जो y कंपोनेंट है उसको आप v मान लो। ये हमने माना है, हमारा आंसर इसकी फॉर्म में नहीं आना चाहिए। मैंने क्या मान लिया कि जब इनिशियल आपने पार्टिकल को फेंका है तो उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का u है और y कंपोनेंट v है। अब एक बात आप ये भी देखें कि भाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1 मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप क्या मान लें, x2 मान लें। तो एक बात ये समझ में आती है मुझे कि सर x1 प्लस x2 जो है ना वो r/2 के बराबर होना चाहिए। वो किसके बराबर होना चाहिए, वो r/2 के बराबर होना चाहिए। और रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ ux इंटू uy/g। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो x1 प्लस x2 ये आपका कितना आ गया, u इंटू v/g। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ये बात ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर जो अपना है वो फाइनल आंसर बेटा u और v की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, है ना। e की वैल्यू चाहिए तो e की वैल्यू जो गिवन डेटा है उसी की फॉर्म में आना चाहिए। तो चलो भाई, अब बात है कि आपको क्या क्या पता लगाना है। आपको एक तो x1 पता लगाना है और दूसरा आपको x2 पता लगाना है। ये चीज़ें आपको पता लगानी है। तो भाई x1 तो देखो क्या है, x1 तो जो पहले वाला जो है उसी की रेंज है। तो यहाँ से ये वाला जो पार्टिकल है बेटा इसके लिए रेंज की अगर मैं बात करूँ x1 तो वो कितना आएगा, देखो जरा, ट्वाइस ऑफ uv/g। ये तो आपका x1 आ जाएगा। भाई आपने पार्टिकल को बेटा यहां से फेंका है ना, जब आप पार्टिकल को यहां से फेंक रहे हैं, अच्छा एक सेकंड बेटा, ये टोटल r/2 है। अच्छा बेटा ये है ना पार्टिकल ऐसे गया है, देखो एक सेकंड, पार्टिकल ऐसे गया है, यूं गया है, फिर वहां से टकरा करके ऐसे वापस आ रहा है। ये बात ध्यान रखना, वहां से टकरा करके वापस आ रहा है। एक सेकंड, ये गलत है। ये पार्टिकल को आपने यहां फेंका, सीधा पार्टिकल वहां गया, फिर टकराने के बाद वो यहां आया और फिर वापसी से वहां पहुंचना चाहिए। ये सवाल है एक्चुअल में। तो अब जरा देखो बेटा, जब पार्टिकल यहां टकराएगा तो जब वो वापसी में जब मुड़ेगा तो उसका जो x कंपोनेंट है सिर्फ उसी में चेंज आएगा, और वो x कंपोनेंट इसका क्या बन जाएगा, वो e इंटू यू बन जाएगा। y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो x2 जो है आपका, अब इस पॉइंट पर देखो बेटा, इस पॉइंट पर एक तरह से क्या हुआ है कि ये EU से आया है और y कंपोनेंट में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। y कंपोनेंट आपका एज इट इज वो v का v रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन उसकी बदली। तो अब हम यहाँ से क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बेटा, अब हम यहाँ से x के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, x1 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखें हम, ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा वो हम लिख सकते हैं, देखो ट्वाइस ऑफ ux, तो ux तो बेटा कितना हो गया, EU इंटू v/g। तो बेटा ये बन गया 2EU इंटू v/g। ये बात बन गई। ये तो x2 आ गया। अब x1 की बात करें तो देखो बेटा, जब ये यहां आकर के हिट करेगा तो अब लाइन ऑफ इंपैक्ट ये वाली आने वाली है, यानी कि इस बार किस में चेंज होने वाला है, इस बार y कंपोनेंट में चेंज होने वाला है। तो अब एक बात देखो, जब ये पार्टिकल यहां हिट कर रहा है, मैं उसको अलग से रिप्रेजेंट प्लॉट करता हूं। देखो यहां पे जब वो हिट करेगा तो देखो बेटा उसका x कंपोनेंट तो EU ही था, और y कंपोनेंट में तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं आया था, वो यहां पे हिट कर रहा था v के साथ। जब ये रिबाउंड जब करेगा तो रिबाउंड के टाइम पे क्या होने वाला है, रिबाउंड के टाइम पे इसमें चेंज आने वाला है। अरे बेटा इस बार लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो इस बार अच्छा इस वाले सरफेस के लिए भी बेटा ई है, दोनों के लिए वैल्यू ई है, वहाँ भी ई है और इस वाले सरफेस के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो जब ये यहाँ से रिबाउंड करेगा तो इसका जो वाई कंपोनेंट है वो भी क्या बन जाएगा, वो वाई कंपोनेंट ई इंटू वी बन जाएगा। यानी कि अब की बार रेंज के लिए यानी कि x1 कैसे लिखा जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई इंटू यू ई इंटू वी डिवाइडेड बाई जी।
अब आप इसको इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। x1 की वैल्यू आपकी अभी आपने लिखा है क्या बेटा, 2e² uv/g प्लस दूसरे वाला एक्सप्रेशन x2 वो कितना है बेटा, 2e uv/g और बेटा इट शुड बी इक्वल टू uv/g। तो uv/g थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या बच गया ये आपका 2e² प्लस 2e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन E। ये E के अंदर क्वाड्रेटिक आ गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हम E के लिए सॉल्व कर लेंगे, E की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। से बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस को आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, देन ओनली यू विल गेट कॉन्फिडेंस और इस तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे। तो बेटा ये जो भी करवाया आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू।